सिर्फ 11 साल की उम्र में वारेन बफे ने अपना पहला कदम स्टॉक मार्केट की दुनिया में रखा जब इन्होंने $38 पर शेयर में एक कंपनी का 3 शेयर को खरीदा। कंपनी का नाम था सिटी सर्विस, जो कि एक अमेरिकन ऑयल एंड गैस कंपनी थी। लेकिन वारेन बफे के इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ ही टाइम में इस कंपनी का शेयर प्राइस $38 से $28 तक गिर गया था। लेकिन ऐसे टाइम में वारेन बफे ने थोड़ा पेशेंस दिखाया और कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखा। और उसके बाद फाइनली जब कंपनी ने रिकवरी किया और इसका शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ तो वारेन बफे ने 4-5% के प्रॉफिट में इस कंपनी के शेयर को सेल कर दिया। लेकिन इसके बाद इस कंपनी सिटी सर्विस का हुआ क्या, तो इसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपांड किया, नए नए ऑयल एंड गैस फील्ड को एक्सप्लोर किया, स्मॉलर कंपनीज को भी एक्वायर किया और इसके साथ ही इस कंपनी का शेयर प्राइस मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ। और तब वारेन बफे को रियलाइज हुआ कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना कितना जरूरी है। लेकिन बाद में जाकर 1982 में सिटी सर्विस को ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम नाम की एक कंपनी ने एक्वायर कर लिया और आज ये ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम यूएस की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी है। तो 11 साल की उम्र से लेकर अभी तक वारेन बफे ने बहुत सारे कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा है। किसी कंपनी को प्रॉफिट में बेचा है तो किसी कंपनी को लॉस में बेचा है, तो किसी कंपनी को अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं। और इसी स्टॉक मार्केट की जर्नी से वारेन बफे ने $140 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो वारेन बफे ऐसे कौन से इन्वेस्टिंग के रूल को फॉलो करते हैं जिससे इनको वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहा जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम वारेन बफे के कुछ ऐसे इन्वेस्टिंग के रूल को समझने वाले हैं जिसे फॉलो करके हम लोग भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, रीड अ लॉट। सिटी सर्विस के शेयर को सेल करने के बाद वारेन बफे ने ओमाहा पब्लिक लाइब्रेरी में फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और बिजनेस की जितनी भी बुक्स थी, इन्होंने सभी बुक्स को रीड कर डाला था। वो इस लाइब्रेरी में अपना मैक्सिमम टाइम बिताया करते थे और जो भी फाइनेंस बिजनेस की बुक इनके हाथ में आती थी, वारेन बफे इन बुक्स को रीड करने बैठ जाते थे। और अपने 20s में इंटर होने से पहले ही वारेन बफे ने ऑलरेडी इस लाइब्रेरी की सारी फाइनेंस बिजनेस की बुक को रीड कर डाला था। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, इस बुक ने वारेन बफे के करियर में काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। इसी बुक से इन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल को सीखा है। ये कहते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज द बाइबल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस बुक को वारेन बफे ने अपने यंग एज में रीड करा था, लेकिन ये बुक आज भी हमारे दरमियान मौजूद है और आज भी ये बुक वही वैल्यू प्रोवाइड करती है जो वैल्यू आज से 60-70 साल पहले प्रोवाइड किया करती थी। लेकिन आज के दौर में हमारा फोकस इतना कम हो गया है कि हम किसी एक बुक को रीड कर ही नहीं पा रहे हैं। बुक को तो छोड़ो, हमारा अटेंशन इतना ज्यादा लो हो गया है कि हम लोग यूट्यूब पर एक 10 मिनट की एजुकेशनल वीडियो ही पूरा नहीं देख पा रहे हैं। और मुझे पता है कि ज्यादातर लोग इस वीडियो को भी पूरा नहीं देखेंगे और थोड़ी देर में ये लोग इस वीडियो को स्किप करके वापस से इंस्टा पर वही रील्स देखने स्टार्ट कर देंगे। और यही रील्स और शॉर्ट फॉर्म वीडियो की वजह से हमारा टेंशन इतना ज्यादा लो होता जा रहा है। लेकिन हमें इसे बदलना होगा। हमें अपना फोकस रील्स, शॉर्ट वीडियो से हटाकर बुक्स और एजुकेशनल वीडियो पर लगाना होगा। तब जाकर हम कुछ वैल्यूएबल स्किल सीख सकते हैं जो हमें फ्यूचर में हेल्प करेगी। अगर आप अभी अपने 20s में हो तो मैं आपको इन्वेस्टिंग की ये 3 बुक रिकमेंड करता हूँ, जिसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी खरीदो और एक बार पढ़ो। थोड़ा पैसा और टाइम अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करो, बिकॉज इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू एंड नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ओके, रूल नंबर 2 कहता है थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर व्हेन बाइंग इक्विटीज। वारेन बफे कहते हैं आई डोंट लुक फॉर स्टॉक्स, आई लुक फॉर बिजनेसेस। स्टॉक प्राइस बिजनेस का एक पार्ट है। जब हम एक कंपनी के टोटल मार्केट कैप को उसके सारे आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस निकल कर आता है और ये स्टॉक प्राइस डेली चेंज होती रहती है। इसे रोजाना देखकर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाली है। मिस्टर मार्केट डेली आपके पास आएगी और हर रोज आपको मार्केट की अलग अलग प्राइस ऑफर करेगी। किसी दिन हाई प्राइस ऑफर करेगी तो किसी दिन लो प्राइस ऑफर करेगी। लेकिन मिस्टर मार्केट को हमें इग्नोर कर देना और सबसे पहले हमें कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करना है, जिसके लिए हमें एक कंपनी में इन 3 चीजों को देखना है। पहले हमें बिजनेस के क्वालिटी को देखना है कि कंपनी बिजनेस करती क्या है। क्या कंपनी के पास ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जिसे हम सब लोग यूज करते हैं और अगले 10-20 साल बाद भी यूज करने वाले हैं, जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्री। इसके प्रोडक्ट को हम लोग कल भी यूज करते थे, आज भी यूज करते हैं और आने वाले टाइम में भी यूज करते रहेंगे। फिर कंपनी के पास कोई कम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि फ्यूचर में कोई न्यू कंपनी आकर सारा मार्केट शेयर खुद ही ले ले। फिर कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट तो नहीं है, और अगर कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट है तो हमें उस कंपनी को वहीं इग्नोर कर देना चाहिए, बिकॉज हाई डेट लेवल कैन टर्न अ गुड बिजनेस इनटू अ बैड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमें कंपनी के मैनेजमेंट को देखना है। मैनेजमेंट शेयर होल्डर फ्रेंडली और भरोसे के लायक होना चाहिए। वारेन बफे हर साल अपने कंपनी के शेयर होल्डर के साथ एक लेटर शेयर करते हैं जिसमें वो अपने कंपनी बर्कशायर हाथवे की सारी डिटेल प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर से कुछ छुपा रही है या मैनेजमेंट भरोसे के लायक नहीं है तो ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि खराब मैनेजमेंट एक अच्छी बिजनेस को बर्बाद कर सकती है। इसके बाद हमें कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि एक कंपनी असल में कैसा परफॉर्म कर रही है।
कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, उसमें से प्रॉफिट कितना कमा रही है, प्रॉफिट को यूज कहाँ कर रही है, अपने इन्वेस्टर को कितना पैसा दे रही है, कंपनी के पास एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और इसके बाद हमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है। अब अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं पता है तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें एक ब्रिज बनाना है और ब्रिज ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर से 10,000 किलो तक का सामान आसानी से गुजर सके। तो हम इस ब्रिज की कैपेसिटी 10,000 किलो नहीं रखेंगे, बल्कि इसकी कैपेसिटी एटलीस्ट 11,000 या 12,000 किलो रखेंगे, ताकि इसके ऊपर से 10,000 किलो तक का सामान आसानी से गुजर सके और ब्रिज टूटे ना। इसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। और इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमें स्टॉक बाय करते वक्त भी रखना है। अगर किसी कंपनी का वैल्यू 10,000 रुपए है तो हमें 20 से 30% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखकर उस कंपनी को 7 या 8,000 रुपए में खरीदना है, जिससे फ्यूचर में लॉस का रिस्क कम हो जाता है। ओके, रूल नंबर 3 कहता है स्टे विद इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका मतलब ये है कि जिस एरिया में आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, जिस एरिया में आपकी एक्सपर्टीज है, जिस एरिया के बारे में आपको सब कुछ पता है, उसी एरिया में, उसी सर्कल में आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, किस इंडस्ट्री के किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उस कंपनी और इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 10-15 साल बाद ये कंपनी कहाँ होगी, 10-15 साल बाद भी ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं। वॉरेन बफे को अगर किसी कंपनी का बिजनेस या मैनेजमेंट समझ नहीं आता, या वो उस कंपनी और इंडस्ट्री के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर श्योर नहीं रहते, तो वो उस कंपनी में कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और हमें भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल हम नहीं समझ पाए, बिकॉज रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रूल नंबर 4 कहता है गो अगेंस्ट द क्राउड। ये रूल वॉरेन बफे के कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को दिखाता है। मतलब वॉरेन बफे अक्सर ऐसे टाइम पर अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा होता है, जब सारे लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, क्योंकि ऐसे ही टाइम पर सारे अच्छे कंपनी के स्टॉक सस्ते प्राइस पर मिल रही होती है। और जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और अपने ऑल टाइम हाई पर होता है, जब सारे लोग स्टॉक्स को बाय करते हैं, तो ऐसे टाइम में वॉरेन बफे स्टॉक सेल करते हैं या अपना इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। ये कहते हैं बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रेडी एंड ग्रेडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। इमेजिन कीजिए कि हम लोग अभी 2020 में जी रहे हैं और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, हर कोई डरा हुआ है, सभी बिजनेसेस लॉस कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉय को काम से निकाल रही है और स्टॉक मार्केट भी हर रोज नीचे गिरता जा रहा है। सभी इन्वेस्टर लॉस के डर के मारे पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में आप क्या करेंगे? कि आप लोग भी ऐसे टाइम पर अपने स्टॉक्स को सेल करोगे, या फिर आप मौका का फायदा उठाकर थोड़ा पेशेंस रख के ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स को बाय करोगे? अब वॉरेन बफे ऐसे टाइम पर अक्सर अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश के दौरान ही सारे अच्छे कंपनी के शेयर अपने असल वैल्यू से 30 से 40% डिस्काउंट में मिल रही होती है और हमें एक काफी अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। नाउ रूल 5 कहता है चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। वॉरेन बफे हमेशा क्वालिटी बिजनेसेस को चूज करते हैं जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिसका मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, जिस बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल हाई हो, ना कि ऐसी कंपनी जिसका फंडामेंटल, मैनेजमेंट ये सब खराब हो, बिजनेस में कंपटीशन हाई हो। ऐसी कंपनी में वॉरेन बफे इन्वेस्ट नहीं करते, अब भले ही वो कंपनी उन्हें सस्ते प्राइस में ही क्यों ना मिल रही हो। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका शेयर प्राइस हमें सस्ते में मिल रही होती है, जैसे 5 रुपए, 10 रुपए। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 10 रुपए या उससे कम है, और हमें लगता है कि अगर हम 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इस कंपनी का 100 शेयर मिल जाएगा, और अगर कंपनी का शेयर प्राइस 10 से 20 हो गया तो हमारा पैसा भी डबल। लेकिन हम ये नहीं समझते कि कंपनी का शेयर प्राइस 10 से 20 करने के लिए कंपनी को अपने मार्केट कैप को भी 100% इंक्रीज करना होगा, तब जाकर उसका शेयर प्राइस भी डबल होगा। देखिए, अगर हम 1,000 रुपए से किसी कंपनी का 100 शेयर खरीदते हैं और इस कंपनी का शेयर 10% इंक्रीज होता है तो हमें 100 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हम 1,000 रुपए से किसी कंपनी का सिर्फ एक शेयर खरीदते हैं और इस कंपनी का शेयर 10% इंक्रीज होता है तो भी हमें 100 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ये 10 रुपए शेयर वाली कंपनी फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट देगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसलिए चूज क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। नाउ रूल 6 प्ले बिग एंड डोंट बी अफ्रेड। अब आपने काफी ज्यादा रिसर्च करके एक अच्छी कंपनी को ढूंढा, कंपनी विद गुड बिजनेस, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, ग्रेट मैनेजमेंट, हर कुछ अच्छी है, कंपनी अपने रेवेन्यू को हर साल इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करके रखा हुआ है, कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, और आपको लग रहा है कि कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट है, और ये कंपनी आपको अपने असल वैल्यू से 20 से 30% डिस्काउंट में भी मिल रही है, और आप इस कंपनी में एक छोटा सा सिर्फ 4-5 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इससे क्या होगा? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100% भी इंक्रीज होती है तो भी आपको सिर्फ 4-5 हजार रुपए का ही प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए अगर आपको अपने रिसर्च पर पूरा यकीन है और आपको लगता है कि हाँ, ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी और इस कंपनी से मुझे प्रॉफिट होगा ही, और ये कंपनी अभी मुझे सस्ते प्राइस में मिल रही है, तो आप थोड़ा बड़ा रिस्क लो और थोड़ा
ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो और इसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। उसके बाद कंपाउंडिंग अपना सारा मैजिक दिखाएगा और आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगा। तो एक बार जल्दी से हम इन्वेस्टिंग के सारे रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो रूल नंबर 1 था इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, रीड अ लॉट, जिसमें हमने देखा था कि कैसे वॉरेन बफेट अपने 20s में इंटर होने से पहले ही ओमाहा पब्लिक लाइब्रेरी में सारी फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की बुक को रीड कर लिया था। और आपको अपना पहला इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर करना चाहिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने में करना चाहिए। रूल नंबर 2 था थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर व्हेन बाइंग इक्विटीज, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले हमें उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, लाइक बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंडामेंटल वगैरह। और इन सब चीजों को कैसे एनालाइज करते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। रूल नंबर 3 था स्टे विद इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, जिसमें हमने देखा था कि जिस एरिया के बारे में हमें नॉलेज है, जिस एरिया में हमारी एक्सपर्टीज है, उसी एरिया में, उसी सर्कल में हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। रूल नंबर 4 था गो अगेंस्ट द क्राउड, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम मार्केट क्रैश के दौरान जब सारे लोग स्टॉक सेल करते हैं तो ऐसे टाइम पर हम मौका का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर हमें सारी अच्छी कंपनी के शेयर सस्ते प्राइस पर मिल रही होती है। रूल नंबर 5 था चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जिसमें हमने देखा था कि हमें ऐसी कंपनी को चूज करना चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैनेजमेंट ग्रेट है, जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ना कि ऐसी कंपनी जिसका शेयर हमें सस्ते प्राइस में मिल रही है। रूल नंबर 6 था प्ले बिग एंड डोंट बी अफ्रेड, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें ऐसी कंपनी मिल गई है जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैनेजमेंट ग्रेट है, कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और आपको पूरा यकीन है कि फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगी और मुझे प्रॉफिट होगा ही, तो हमें ऐसी कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से डरना नहीं चाहिए।